नमस्कार साथियों। साथियों, पिछले वीडियो में अपन ने पब्लिक सेक्टर के रोल और उसकी विशेषताएं के बारे में पढ़ा था। साथियों, आज अपन भारत में औद्योगिक वृद्धि एवं संभावनाएं यानी औद्योगिक नीति सहित यानी भारत में औद्योगिक नीति कब कब लागू हुई, किस प्रधानमंत्री के काल में लागू हुई, उस औद्योगिक नीति की क्या क्या विशेषताएं थी आदि चीज़ों का अपन अध्ययन करेंगे। तो साथियों, आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल आरजी चांद अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बने रहिए अपडेट के साथ हमारे साथ। देखिए साथियों, बात करते हैं भारत में औद्योगिक वृद्धि की संभावनाएं क्या क्या हैं। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था 3 प्रमुख क्षेत्रों अर्थात प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि आता है, द्वितीयक क्षेत्र जिसमें विनिर्माण एवं उद्योग आते हैं यानी कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्री आती है, और तृतीयक क्षेत्र लास्ट क्षेत्र है जिसमें सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर होता है, वो शामिल होते हैं। साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्रों में डिवाइडेड है। तो भारत की अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में डिवाइडेड है। प्रथम तो है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र जिसमें कृषि, विनिर्माण, उद्योग और सेवा क्षेत्र शामिल होते हैं। तो आगे बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में तीनों क्षेत्रों में दूसरा बड़ा योगदान है। यानी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी जीडीपी में जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र है उनका बहुत बड़ा यानी दूसरा बड़ा योगदान है। यह प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त करता है और फिर उपभोक्ता वस्तुओं, पूंजीगत वस्तुओं आदि का उत्पादन का कार्य करता है। तो आगे बात करते हैं उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम 1951 यानी जो ये अधिनियम बना था किसके द्वारा बनाया गया था, देखते हैं। देश में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए अक्टूबर 1951 में संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया। साथियों, याद रखें कि यह अधिनियम कब पारित किया गया, अक्टूबर 1951 में संसद द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम 8 मई 1952 यानी कब से लागू हुआ, यह अधिनियम 8 मई 1952 को लागू हुआ था। कब से लागू हुआ था, 8 मई 1952 से लागू हुआ था। इस प्रकार व्यावसायिक उपक्रमों को उत्पादन आरंभ करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना होता था। यानी इससे पहले क्या था कि जो किसी भी उद्योग या उद्योगपति द्वारा जो उद्योग धंधा स्टार्ट किया जाता था उससे पहले एक लाइसेंस लेना अनिवार्य था। यह भारत में लाइसेंस राज का आगमन था। इस अधिनियम के माध्यम से सरकार ने अपने पास 3 प्रकार के नियंत्रण रखे थे। यानी इस अधिनियम के द्वारा सरकार द्वारा 3 नियंत्रण अपने पास रखे गए थे। कौन कौन से थे, एक तो अनुज्ञप्ति यानी जो लाइसेंस था, स्वीकृति उत्पादन के आधार पर उपक्रमों को कच्चे माल का आवंटन करना, और लास्ट था कीमतों पर नियंत्रण रखने का कार्य सरकार द्वारा किया जाता था। ये तो हो गए बेसिक परिचय। अब बात करते हैं कि भारत की औद्योगिक नीतियों के बारे में। कौन कौन सी औद्योगिक नीति कब पेश की गई, किस प्रधानमंत्री के काल में पेश की गई और उसकी क्या विशेषताएं थी, देखते हैं। साथियों, याद रखें कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में पेश की गई थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कौन सी है, तो भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 है, यानी फर्स्ट औद्योगिक नीति थी। 1948 की औद्योगिक नीति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रस्तुत की। किसने प्रस्तुत की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा ये नीति पेश की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रथम औद्योगिक नीति किसके द्वारा पेश की गई थी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा पेश की गई थी। इस नीति के अंतर्गत भारत में समाज को समाजवादी प्रतिरूप पर ले जाने वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली आरंभ की गई थी। इस नीति की विशेषता थी कि जो भारत की समाजवादी रवैया था उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाने का कार्य इस नीति के माध्यम से किया गया था। आगे बात करते हैं, उद्योगों को 4 व्यापक इकाइयों में बांटा गया था। यानी इस नीति के द्वारा जो उद्योग थे उनको 4 इकाइयों में डिवाइडेड किया गया था, जिसमें देखते हैं पहली तो क्या था, केंद्र सरकार के अन्य एकाधिकार वाले उद्योग, यानी जो केंद्र सरकार के एकाधिकार में थे या स्वामित्व में थे वो कौन कौन से उद्योग थे, देखते हैं। जिसमें 3 उद्योग प्रमुखतः शामिल थे। पहला तो था हथियार और गोला बारूद, अगला परमाणु ऊर्जा और लास्ट था रेल परिवहन। यानी ये 3 उद्योगों का व्यापार केवल सरकार द्वारा ही किया जा सकता था, अन्य लोगों को इसका लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करवाया जा सकता था। कौन कौन से उद्योग है, हथियार और गोला बारूद, परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी और रेल परिवहन।
अगला है मिश्रित क्षेत्र, इसमें 6 उद्योग शामिल थे। इसमें कोयला था, लोहा, इस्पात, विनिर्माण, विमान निर्माण, पोत निर्माण, खनिज तेल और टेलीग्राफ या टेलीफोन लिमिटेड शामिल थे। अगला है नियंत्रित निजी क्षेत्र थे, इसमें 18 उद्योग शामिल थे, यानी जो सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाते थे, लेकिन उनका नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता था तथा उनका संचालन निजी व्यवसायियों द्वारा किया जाता था, जिसमें 18 उद्योग शामिल थे। और निजी क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग कौन कौन से थे? उपरोक्त 3 श्रेणियों के अलावा जो उद्योग थे वो निजी क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। अब आगे बात करते हैं अब ये तो बात कर ली अपने 1948 की औद्योगिक नीति के बारे में। अब आगे बात करते हैं 1956 की औद्योगिक नीति के बारे में। यानी 1956 की यह स्वतंत्र भारत की दूसरी नीति थी। 1956 की औद्योगिक नीति का प्रस्ताव प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पेश किया था। यानी जो 1956 की औद्योगिक नीति बनाई गई थी उसका प्रस्ताव भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे बात करते हैं इस औद्योगिक नीति में क्या क्या विशेषताएं देखते हैं। इस औद्योगिक नीति में बड़े पैमाने के उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। कितनी श्रेणियों में बांटा गया? 3 श्रेणियों में डिवाइडेड किया गया। इन श्रेणियों के संबंध में यह स्पष्ट किया गया कि इनमें राज्य का किस रूप में व कितना अंश होगा। देखिए इसमें 2 अनुसूचियाँ थी। ये प्रथम अनुसूची में कुल 17 उद्योगों को शामिल किया गया था तथा जो सेकंड अनुसूची थी उसमें 12 उद्योगों को शामिल किया गया था। यह तो हो गया अपनी 1956 की औद्योगिक नीति। अब आगे देखते हैं 1969 की औद्योगिक नीति के बारे में। देखिए इसकी क्या विशेषता थी। इसके माध्यम से एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम यानी MRTP एक्ट 1969 लागू किया गया। यानी इस दोस्तों याद रखें कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि MRTP एक्ट कब लागू किया गया, किस नीति के तहत लागू किया गया। तो तृतीय औद्योगिक नीति थी 1969 की 69 की, उसके तहत MRTP एक्ट 1969 लागू किया गया। दत्त समिति द्वारा, यानी कौन सी समिति थी ये? दत्त समिति थी। दत्त समिति द्वारा इस एक्ट की अनुशंसा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि अर्थव्यवस्था के परिचालन के परिणाम स्वरूप आर्थिक शक्ति कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो सके। आगे बात करते हैं अगली नीति की। अगली नीति है अपनी 1973 वाली। इस नीति के अंतर्गत 6 प्रमुख उद्योगों की पहचान की गई, जैसे लोहा और इस्पात, सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, तेल शोधनशाला, जो रिफाइनरीज होती है, और लास्ट में है इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत। यानी इस अधिनियम के इस औद्योगिक नीति यानी 1973 की जो औद्योगिक नीति थी इसकी विशेषता ये थी कि इस समय विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम एक्ट 1973 में अधिसूचित किया गया था, यानी 1973 की औद्योगिक नीति के समय। अब आगे बात करते हैं अगली नीति की 1977 की औद्योगिक नीति के बारे में। देखिए क्या विशेषता है 1977 की औद्योगिक नीति है 77 वाली। यह है 23 दिसंबर कब? यह है 23 दिसंबर 1977 को जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा प्रस्तुत की गई। किसके द्वारा पेश की गई थी साथियों? जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा ये पेश की गई थी। कब की गई थी? 23 दिसंबर 1977 को। 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा आरंभ की गई इस नीति में 1956 की 20 वर्ष पुरानी औद्योगिक नीति की आलोचना की गई और लघु एवं छोटे उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। यानी जो इससे पहले 20 साल पहले जो नीति बनाई गई थी कांग्रेस सरकार द्वारा 1956 में, उस नीति की समीक्षा की गई, उसकी कमियों को दूर किया गया और सुधार करने का प्रयास किया गया। इस नीति के अंतर्गत मुख्य रूप से लघु और छोटे उद्योग है उन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया था। अब आगे बात करते हैं अगली नीति की। अगली नीति है 1980 की औद्योगिक नीति। यानी इस नीति में कृषि आधारित, यानी इस नीति में विशेष किस चीज़ पर जोर दिया गया? इस नीति में कृषि आधारित जो उद्योग धंधे थे उन उद्योगों पर बल दिया गया। यह 23 जुलाई 1980 को कब लागू हुई? 23 जुलाई 1980 को डॉक्टर चरणजीत चांदना ने आरंभ की थी। 1980 की नीति के तहत तेजी से प्रतिस्पर्धी निर्यात आधारित उद्योग की आधारशिला का निर्माण किया और विदेशी निवेश को भी प्रोत्साहन देने का कार्य इस नीति के माध्यम से किया गया था। अब आगे बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट नीति है 1991 वाली। दोस्तों ये फर्स्ट नीति और ये 1991 वाली नीति, इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे बनते हैं, तो आप इस नीति को अच्छी तरह से देखें। 91 वाली नीति क्या कहती है? देखो
नई औद्योगिक नीति डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे द्वारा 24 जुलाई 1991 को कब पेश की गई? 24 जुलाई 1991 को केंद्रीय बजट 1991-92 को पेश करते समय घोषित की गई थी। यानी जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, वित्त मंत्री थे, द्वारा 24 जुलाई 1991 को केंद्रीय बजट 1991-92 को पेश किया गया था। उस समय नीति घोषित की गई थी जिसमें औद्योगिक उदारीकरण की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। यानी उस समय जो उदारीकरण, निजीकरण और या सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया अपनाई गई थी वो 1991 की नीति के माध्यम से अपनाई गई थी। यह नीति आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का प्रमुख कदम है। यानी यह नीति थी जो आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का प्रमुख कदम मानी जाती है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ देखते हैं। इसके अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति की गई, सार्वजनिक क्षेत्र का अनारक्षण किया गया, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का दायरा कम किया गया, तथा विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना की गई। यानी जो विदेशी निवेश FIPB बोर्ड था उसकी स्थापना इस नीति के माध्यम से की गई। कब की गई? 1991 वाली नीति के माध्यम से। अब आगे बात करते हैं MRTP अधिनियम में संशोधन। यानी जो अभी बात की 1969 में MRTP अधिनियम लागू हुआ था, तो उसमें एक निश्चित निर्दिष्ट सीमा से अधिक संपत्तियों वाली कंपनियों को अब लाइसेंस रहित उद्योगों में निवेश करने के लिए सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रही है। यानी 1991 की नीति के द्वारा जो MRTP एक्ट था उसमें संशोधन किया गया, इसमें यह किया गया कि जो निर्दिष्ट उद्योग धंधे करने वाले व्यवसायी है उनको सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब बात करते हैं कि वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए केवल 2 क्षेत्र ही आरक्षित है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में जो आरक्षित क्षेत्र है, जो उद्योग धंधे हैं उनमें केवल 2 ही आरक्षित क्षेत्रों में सरकार व्यवसाय कर सकती है और अन्य उद्योगों में आम व्यवसायी भी व्यवसाय कर सकते हैं। यानी परमाणु ऊर्जा जो एटॉमिक एनर्जी है और रेलवे परिचालन है और रेलवे ऑपरेटिंग का कार्य किया जाता है, रेल विभाग है, वो सरकार के हाथों में अभी तक केंद्रित है। इन 2 विभाग परमाणु ऊर्जा और रेलवे दोनों है। अब इसके बाद में बात करते हैं कंपनी अधिनियम 2013 की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। यानी कंपनी अधिनियम 2000, इससे पहले भारत में 1956 कंपनी अधिनियम 1956 लागू था। इसमें तत्समय पश्चात काफ़ी परिवर्तन किए गए, काफ़ी संशोधन किए गए, लेकिन वो कंपनी अधिनियम 1956 काफ़ी पुराना हो गया था, नए कानून की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। तो तत्समय कांग्रेस सरकार 2013 में थी, तो कांग्रेस सरकार द्वारा नया कंपनी अधिनियम 2013 लागू किया गया था। इसमें मुख्य रूप से CSR की स्थापना की गई। CSR मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। और CSR क्या होता है, इसमें क्या क्राइटेरिया रहता है, कंपनी को कितना सरकार को CSR में फंड देना होता है, क्या क्या विशेषताएं होती है, इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, आप वहाँ देखें। और अगला है राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की स्थापना। यानी CSR की स्थापना की गई तथा एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी कंपनी अधिनियम 2013 नियम द्वारा। अब आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है। देखिए साथियों, इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बहुत अच्छा टॉपिक है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत क्या क्या, कौन कौन से उद्योग धंधों को, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग धंधों को क्या क्राइटेरिया है, कितना लोन दिया जा सकता है, उनकी पात्रता की शर्तें क्या क्या है, वो सब चीज़ें अपन देख रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की स्थापना 8 अप्रैल 2015 को की गई। कब की गई थी? 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी लिमिटेड अर्थात मुद्रा बैंक की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 8 अप्रैल 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं इसके पात्रता की। मुद्रा बैंक योजना के तहत छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। यानी इस मुद्रा बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है कि जो छोटे उद्योग धंधे वाले व्यवसायी है उनकी वित्त की समस्या को दूर करने के लिए इस मुद्रा बैंक की स्थापना की गई थी। तो छोटे उद्योग धंधों को इस मुद्रा बैंक के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मुद्रा बैंक योजना के तहत छोटे उद्योगों एवं व्यवसायियों को ऋण की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। देखिए साथियों, ये आपको अच्छी तरह देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी इसमें 3 प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं। पहला तो होता है शिशु ऋण योजना,
अगला है किशोर ऋण योजना और लास्ट है तरुण योजना। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तरुण शिशु ऋण योजना में कितनी राशि का ऋण प्रदान किया जाता है, किशोर ऋण योजना में कितना ऋण प्रदान किया जाता है और तरुण योजना में कितना ऋण प्रदान किया जाता है। देखते हैं विस्तार से। शिशु ऋण योजना के अंतर्गत 50,000 तक का ऋण व्यवसायियों को सरकार द्वारा प्रदान किया जा सकता है। अगला है किशोर ऋण योजना के अंतर्गत 50,000 से लेकर 5 लाख तक का ऋण प्रदान किया जा सकता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किशोर ऋण योजना में कितना ऋण प्रदान किया जा सकता है, तो आप याद रखें। लास्ट है तरुण ऋण योजना में 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का ऋण सरकार द्वारा छोटे व्यवसायियों को प्रदान किया जाता है। ठीक है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह देखें आप। आगे बात करते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में। यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या होता है, ये किस तरह से निकाला जाता है, देखिए, और कौन सी संस्था इसको निकालती है। यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी जो राष्ट्रीय NSO है या CSO है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय हर महीने, यानी कब, हर महीने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक संकलित और प्रकाशित करने का कार्य करता है। यानी जो सांख्यिकी विभाग है भारत सरकार का, वो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक संकलित और प्रकाशित करने का कार्य हर महीने किया जाता है। यानी हर महीने सूचना प्रकाशित की जाती है। IIP औद्योगिक निष्पादन का सांख्यिकीय माप है। यानी जो IIP है औद्योगिक निष्पादन का सांख्यिकीय माप है। वर्तमान में इसका आधार वर्ष 2011-12 है। दोस्तों याद रखें कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो वर्तमान में इसका आधार वर्ष 2011-12 है। याद रखें, मैंने इकोनॉमिक्स के पिछले क्लासों में पूरे वीडियो में बता रखा है कि कौन सा सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, ये आप उन वीडियो में अच्छी तरह देखें। यानी इसका आधार वर्ष 2011-12 है। 14 मंत्रालयों से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर IIP की गणना की जाती है। IIP की गणना करते समय 3 उप क्षेत्रक होते हैं। यानी 3 उप क्षेत्रक होते हैं जिनका भार किस प्रकार से हैं, ये देखें आप। और जो खनन माइनिंग क्षेत्र है उसके लिए 14.4% का भार इस सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। विनिर्माण क्षेत्र के लिए 77.6% दिया जाता है और विद्युत क्षेत्र के लिए मात्र 8% दिया जाता है। 100% का भार इन तीनों क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले आपको खनन क्षेत्र के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का भार कितना है, तो याद रखिए कि 14.4% है। और सबसे ज़्यादा विनिर्माण क्षेत्र के लिए दिया गया है, यानी 77.6% का भार दिया गया है। तो लास्ट में विद्युत क्षेत्र के लिए मात्र 8% का भार प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं 8 मुख्य उद्योग और इन सूचकांकों की भारिता के बारे में देखते हैं। जो 8 मुख्य उद्योग हैं भारत सरकार में, इनकी सूचकांक की भारिता कितनी है, देखते हैं। जो पेट्रो उत्पाद होते हैं उनका 28% सूचकांक दिया जाता है। विद्युत का 19.9 दिया जाता है। इस्पात का 17.9, कोयला का 10.3, कच्चा तेल का जो क्रूड ऑयल होता है उसका 9% दिया जाता है। प्राकृतिक नेचुरल गैसेज का 6.9, सीमेंट का 5.4%, और जो उर्वरक होता है, फर्टिलाइजर होता है, उसका 2.6% सूचकांक का भार प्रदान किया जाता है। अब आगे बात करते हैं उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। यानी इससे पहले इस विभाग को किस नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना कब हुई, इन चीज़ों के बारे में देखते हैं। उद्योग संवर्धन और व्यापार विभाग, इसको शॉर्ट में DPIIT भी कहा जाता है, यानी DPIIT। इसकी स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी। साथियों कब की गई थी इसकी स्थापना 1995 में की गई थी, तथा वर्ष 2000 में औद्योगिक विकास विभाग का इसमें विलय करके, यानी वर्ष 2000 में औद्योगिक विकास विभाग था उसका इसमें मर्ज करके इसका रिस्ट्रक्चर किया गया, यानी पुनर्गठन किया गया। इसके पहले अक्टूबर 1999 में लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग तथा भारी उद्योग और लोक उपक्रम के लिए अलग मंत्रालय बनाए गए थे। इस विभाग को पहले औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग कहा जाता था, और जनवरी 2019 से, यानी कब से, जनवरी 2019 से इसका नाम बदलकर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT कर दिया गया है। अब आगे बात करते हैं गतिशील राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में। रसद जो लॉजिस्टिक वस्तुएं होती है उनकी दक्षता में सुधार, रसद लागत को कम करने, देश में अंतर विभागीय कोष्ठागार को ब्रेक करने के लिए कई एजेंसियों में नियोजन और बुनियादी ढांचे के विकास के प्रयासों
को एकीकृत करने की आवश्यकता महसूस की गई थी। वर्ष 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, यानी याद रखिए गति शक्ति योजना प्रधानमंत्री द्वारा कब पेश की गई थी? 2021 में कौन सी योजना? गति शक्ति योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना उस दिशा में एक प्रतिक्रिया है जो संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के आधार पर टिकी हुई है। अब इस नीति में क्या क्या विशेषताएं देखते हैं। राष्ट्रीय रसद लॉजिस्टिक नीति बनाई गई। एफडीआई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाया गया। एक जिला एक उत्पाद और स्टार्टअप इंडिया की स्थापना की गई। तो साथियों याद रखें, स्टार्टअप के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत क्या क्या प्रोविज़न होते हैं, इन उद्योग धंधों को स्टार्ट करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रावधान किए जाते हैं, क्या ऋण किस प्रकार से ऋण पुनर्वित किया जाता है, आदि चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत की शुरुआत 2016 में की गई थी। साथ ही याद रखिए कि स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? 2016 में की गई थी। एग्जाम क्वेश्चन पूछे कि स्टार्टअप इंडिया की स्थापना कब हुई या शुरुआत कब हुई? 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय गलियारे हैं या कॉरिडोर है वो कौन कौन से हैं वर्तमान में संचालित, उनके बारे में देखते हैं। औद्योगिक आर्थिक गलियारे या राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम, देखिए पहला तो है राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम। अगला चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, बेंगलुरु मुंबई आर्थिक गलियारा, अमृतसर कोलकाता आर्थिक गलियारा, तो लास्ट है वाईजैग चेन्नई औद्योगिक गलियारा। ये 5 गलियारे वर्तमान में सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। यानी ये बहुत बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है, सरकार द्वारा इनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। और अब आगे बात करते हैं एमएसएमई की विशेषताओं के बारे में, यानी जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग होते हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। पहले इनका क्राइटेरिया अलग था, लेकिन सरकार द्वारा अब इनका क्राइटेरिया बदल दिया गया है। तो जो उद्योग धंधे इन पात्रता के अंतर्गत आते हैं, इन शर्तों के अधीन आते हैं, उनको सरकार द्वारा वित्तीय सहायता या करों में छूट प्रदान की जाती है। देखते हैं सूक्ष्म उद्योग क्या होता है। देखते हैं साथियों, सूक्ष्म उद्योग वह है जो जहां संयंत्र और मशीनरी, यानी जो प्लांट और मशीनरी या उपकरण या इक्विपमेंट है उनमें निवेश 1 करोड़ से अधिक का हो, 1 करोड़ से अधिक का, और टर्नओवर यानी जो उनका टर्नओवर हो 5 करोड़ तक का होना चाहिए। यानी उस उद्योग को सूक्ष्म उद्योग का दर्जा सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। कैसे किया जाता है कि जिसका जो इन्वेस्टमेंट तो 1 करोड़ से अधिक का हो और उसका टर्नओवर 5 करोड़ तक का होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं लघु उद्योग की, लघु उद्यम की, यानी संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरण में निवेश 10 करोड़ से अधिक का होना चाहिए। ऊपर वाले में तो 1 करोड़ था, इसमें 10 करोड़ से अधिक का, और टर्नओवर 50 करोड़ से तक का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50 करोड़ तक का। अब लास्ट में बात करते हैं मध्यम, लास्ट वाला उद्योग की, मध्यम उद्यम की। तो मध्यम उद्यम वह है जहाँ संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरण में निवेश 50 करोड़ रुपये से अधिक, पहले में तो 1 करोड़ था, दूसरे में 10 करोड़ था, तो लास्ट में 50 करोड़, 50 करोड़ तक का तो निवेश होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50 करोड़ का। और उसका टर्नओवर है वो, यानी व्यापार से ऑपरेटिंग, जो व्यापार का ऑपरेटिंग संचालन किया जाता है उनसे प्राप्त आय 250 करोड़ होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए साथियों? 250 करोड़ तक होनी चाहिए। वह उद्योग मध्यम उद्यम की श्रेणी में आता है। अब लास्ट में बात करते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, यानी जो उद्योग या व्यवसायियों द्वारा जो उद्योग धंधा स्टार्ट किया जाता है उसके लिए सर्वप्रथम किस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, इसकी शुरुआत कब से हुई है देखते हैं। यानी संशोधित एमएसएमई नीति के अनुसार एमएसएमई पंजीकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने, यानी सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्रालय है, ने जुलाई 2020 में यह शुरुआत की थी। कब की थी? यानी एमएसएमई द्वारा उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल की शुरुआत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में आरंभ की गई थी। कब की गई साथियों? 2020 में आरंभ की गई थी, जुलाई 2020 में आरंभ की गई थी। तो साथियों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। साथियों आपकी इकोनॉमिक्स ख़त्म होने के कगार पर है, तो मैं आपका अब 2 चैप्टर वो शेष रहे हैं, तो आपके 2 चैप्टरों को मैं आज या कल में कंप्लीट करवा दूंगा। उसके पश्चात आपका ऑडिट ये इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा, इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। इस इंडियन इकोनॉमी में मैंने आपको पहले भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था का बेसिक, पर्यटन आदि सब चीज़ें पहले पढ़ा दी है, फिर इंडियन इकोनॉमी का विस्तार से आपको पढ़ा दिया है। 2 चैप्टर शेष रहे हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद में आपकी ये क्लासेज कंप्लीट हो जाएगी। उसके पश्चात आप नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। और किसी भी साथी को ऑडिट की या इकोनॉमिक्स की PDF लेनी हो तो मेरे मोबाइल नंबर जो मैंने थंबनेल में दे रखे हैं वहाँ से मुझे मैसेज करें। मात्र नाम मात्र चार्ज पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो ठीक है साथियों,
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।